करते हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। इसके बाद चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने सिलेबस के सबसे अहम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, चैप्टर 4, जिसमें अभी तक हमने जो कुछ कंसेप्ट सीखे हैं इसकी एप्लीकेशन भी होगी और उसमें केस स्टडी की भी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अभी तक आपने नोट किया होगा मैं केस स्टडी की आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ। चैप्टर 4 से केस स्टडी की प्रैक्टिस शुरू होगी और फिर चैप्टर 4 के बाद केस स्टडी की प्रैक्टिस एंड तक नहीं रुकेगी, ठीक है। चैप्टर 4 के बाद हाँ माइंड मैप्स था बिल्कुल वो, लेकिन वो आप थोड़ा तबीयत की ऊंच नीच की वजह से कल भी मैंने इरादा तो ये किया था, लेकिन वो फिर वो मेडिसिन ली, उसके बाद मुझे नहीं होश में किधर हूँ किधर नहीं, तो मैं लेकिन मेरी बिल्कुल प्रायोरिटी पे है, मैंने कमिट किया इंशाल्लाह प्रोवाइड जरूर करूंगा आपको और एज सून एज पॉसिबल। ये भी नहीं क्या मेडिसिन का नाम हाँ मेडिसिन नहीं ली थी, चर से थोड़ी लेनी थी अच्छा चले वो ऐसा होता है उसमें कुछ एलिमेंट होता नहीं। चलिए वापस, अच्छा आज हमने एक तो हमारा लास्ट कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो पास्ट पेपर के डिस्कशन है इस चैप्टर से रिलेटेड पास्ट पेपर की डिस्कशन है और आईकैप का जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उम्मीद है अभी तो वैसे आईकैप की बुक नहीं आई लेकिन उम्मीद है कि उसमें वो क्वेश्चंस शामिल होंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ना भी हो तो भी वो क्वेश्चन अहम है, कंसेप्ट से रेलिवेंट है, इसलिए उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें जो रेफरेंस वगैरह आपको मिलेगा वो ओल्ड होगा, आपने रेफरेंस को छोड़ देना है, ठीक है, बस क्वेश्चन के ऊपर और उसके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। लेकिन आगे चलने से पहले इस पूरे चैप्टर में अभी तक कोई भी कंसेप्ट आपका है पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो। जो वर्ड असर्शन है इसका जो डेफिनेशन उसने बताई हुई है आपने उसका रट्टा लगाना है, उसको समझने की कोशिश हरगिज नहीं करनी। असर्शन क्या होती है ये डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगी, कंफर्म है। वो कहता है कि ये मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट होती है, नहीं, बल्कि आपने अपना कंसेप्ट रट्टा लगाना है, एग्जाम में आया तो रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन असल में कंसेप्ट क्या है असर्शन का कि हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट एरियाज और हर एरिया को हमने 6 तरह से उसमें हर एरिया में 6 चीजें वेरीफाई करनी है, तो ये जो 6 चीजें वेरीफाई करनी होती हैं ये असर्शन कहलाती हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट यानी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन डिफरेंट है और क्लास अकाउंट बैलेंस की असर्शन डिफरेंट है, ठीक है। डेफिनेशन रट्टा लगा लीजिएगा, assertions are representation by management that are embodied in the financial statement used by auditor in obtaining audit evidence, इस तरह की कोई डेफिनेशन दे रहा हूँ जी। embodied means included जी। अच्छा इनका क्वेश्चन ये है कि सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में उसने इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर लिखे हैं, तो बाकी के जो प्रोसीजर है 3 रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल, इनसे क्या रिस्क असेसमेंट नहीं होती। अच्छा कंसेप्ट सुन लीजिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ये 7 तरह के, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, ये 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर है। इन 7 टाइप ऑफ प्रोसीजर को आप 3 पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट में भी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी, और आपकी जजमेंट है, चाहे तो जिस मर्जी फेज में जो मर्जी प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, किसी फेज पे चाहे 4 कर लें, किसी पे 5 कर लें, किसी पे 6, किसी पे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है, लेकिन रिस्क असेसमेंट में कहता है कि आपने 4 प्रोसीजर लाजमी करने हैं। ये जो 4 लिखा है ना उसने ये लिखा है कि ये रिक्वायर्ड है रिस्क असेसमेंट में यूज करना, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल। बाकी के 3 रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर किसी केस में आप करना चाहें कर सकते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है कि इन 7 प्रोसीजर को तीनों फेजेस में से किसी भी फेज पे किसी भी कॉम्बिनेशन के जरिए से परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन रिस्क असेसमेंट में ये 4 रिक्वायर्ड है। और एग्जाम में जब कभी आपसे पूछेगा रिस्क असेसमेंट में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, तो आपने 7 नहीं लिखने, हालांकि प्रैक्टिकली ऑडिटर की जजमेंट है कि वो 7 के 7 परफॉर्म करना चाहिए, वो भी कर सकता है, लेकिन आपने 7 नहीं बल्कि कितने लिखने हैं, कौन कौन से, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर हो गया जी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? जी मैंने एक दफा जिक्र किया था डिटेक्शन रिस्क का। डिटेक्शन रिस्क क्या चीज है, देखिए जो मिस स्टेटमेंट होती है ना, इसके बैक एंड पे जब इन्वेस्टिगेट करें ना तो उसकी बहुत सी रीजन होती है। सम टाइम होता है कि वो ऐसी थी कि जिसपे किसी का इख्तियार ही नहीं है, इनहेरेंट रिस्क। सम टाइम रीजन ये होती है कि मैनेजमेंट सही काम नहीं किया, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस, कंट्रोल रिस्क। सम टाइम रीजन होती है कि ऑडिटर ने सही काम नहीं किया, ये होती है डिटेक्शन रिस्क। अभी तक सिर्फ इतना जहन में रखिए कि डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। इसके आगे फर्दर डिस्कशन, इसकी एग्जांपल, हाँ बिल्कुल आगे चल के हमारा एक चैप्टर, पूरा चैप्टर है, नहीं इसके ऊपर पूरा चैप्टर नहीं, एक पूरा चैप्टर सैम्पलिंग के नाम से, उसके अंदर हम इस कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहता है फिर डिटेक्शन रिस्क को हम फर्दर डिटेक्शन रिस्क को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, सैम्पलिंग रिस्क है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क है, फिर इसको रिड्यूस कैसे करना है इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा जोर, ऑडिटर का जोर इनहेरेंट रिस्क पे है कोई नहीं है, कंट्रोल रिस्क पे है कोई नहीं है, डिटेक्शन रिस्क पे है
ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर समझ आए तो बताइएगा। वो कहता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असेस इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क, टू असेस, एंड ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क। बात समझ आ रही है? उसके लिए रिड्यूस क्यों नहीं कहा? इनहेरेंट कंट्रोल वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसको सिर्फ असेस करना है आपने कि क्या है, ठीक है, और फिर डिटेक्शन रिस्क को अच्छा अब रिड्यूस कैसे करना है, अगला सवाल ये ज़हन में आता है, प्रोसीजर परफॉर्म करके, और वो कौन से होंगे बाद में पढ़ेंगे जी। और कोई क्वेश्चन डिटेक्शन रिस्क के बाद? और कोई क्वेश्चन? एग्रीगेटिंग एंड डिसएग्रीगेटिंग। सम टाइम ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम कोई एरिया रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसको हमने ऐड करके प्रेजेंट करना होता है बैलेंस शीट में, जबकि उसका ब्रेकअप नीचे नोट्स द अकाउंट्स में देते हैं। जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल है फिक्स एसेट्स। हम जो बैलेंस शीट में आ रहा था वो आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था एक अमाउंट, वो एग्रीगेटेड डाटा है, एग्रीगेटेड। लेकिन डिसएग्रीगेटेड मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, क्या कहना चाहिए, क्लासिफाइड, स्प्रेड, उसका ब्रेकअप जिसे हम कहते हैं, वो आपको नोट्स द अकाउंट्स में मिलता है फिक्स एसेट शेड्यूल की शक्ल में। तो ये बेसिकली इंश्योर करना कि फिक्स एसेट शेड्यूल ठीक है और डाटा बाकी इसी को एग्रीगेट करके, ये जो नीचे वाला डाटा होता है ना ब्रेकअप, इसे सेग्रीगेटेड डाटा कहते हैं। ये सेग्रीगेट किया, क्लासिफाइड, डिफरेंट क्लासेस बताई गई, इनको एग्रीगेट करके बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया। तो ये इंश्योर करना कि जो नीचे सेग्रीगेशन दी गई है या उसकी बेस पे जो वही एग्रीगेशन, और ये चूंकि नोट्स और अकाउंट्स को प्रेजेंटेशन वगैरह से रिलेट करते हैं, तो इसीलिए ये सेग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन वाली बात उसने प्रेजेंटेशन वाली असर्शन वाली। शाबाश, जैसे इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट है उसका नीचे ब्रेकअप, इसी तरह कुछ कंपनीज अपनी सेल्स का ब्रेकअप देती है प्रोडक्ट वाइज, तो वो भी डिसएग्रीगेटेड डाटा की एग्जांपल है। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। आज हमारा लास्ट कंसेप्ट है और सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो केस स्टडी में हमारे काम आ सकते हैं, इसीलिए ये आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। मेन हमारा चैप्टर चल रहा है ऑडिट एविडेंस का। पहला, इफ देयर आर डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, अगर हमें कभी एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट्स हैं। देखिए हमने ये तो पढ़ा है कि एविडेंस कब मोर रिलायबल होता है, कब लेस रिलायबल होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट्स हो, या डाउट्स वाला कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा, इसलिए पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि एविडेंस की रिलायबिलिटी डाउटफुल कब होती है। स्टैंडर्ड ने 2 एग्जांपल बताई है जब एविडेंस की रिलायबिलिटी डाउटफुल होती है। एक ये कि जिस पर्सन से आपको एविडेंस मिल रहा है वो पर्सन झूठा हो, उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट्स हो। तो जिस मैनेजमेंट की, जिस पर्सन की इंटेग्रिटी पे डाउट्स हैं हमें, उससे जो एविडेंस मिलेगा वो भी डाउटफुल होगा, वो भी हर केस में। और दूसरी एग्जांपल है जब हमें जो पर्सन स्टेटमेंट उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट्स तो ना हो, लेकिन जो उसने एविडेंस दिया है वो, और जो हमें दूसरे सोर्स से एविडेंस मिल रहा है कोई, दोनों में कंफ्लिक्ट हो, इनकंसिस्टेंसी हो, इन कॉन्ट्राडिक्शन हो, इन दोनों सूरतों में रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाती है एविडेंस के। पहली सिचुएशन क्या है, जब जिस बंदे से हमें एविडेंस मिल रहा है उसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल हो, और दूसरी सिचुएशन क्या है, वो एविडेंस और किसी दूसरे सोर्स से एविडेंस मिला, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो। अच्छा अब ये तो यार किसी और जगह उसने बताया था, यहां पे एक बता रहा है कि अगर ऐसा है, अगर एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट, हमने क्या करना है, हमने सिंपल वो जो पढ़े थे चैप्टर 2 में शायद, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करना है रिजॉल्व करने के लिए, कि इस इशू को कंफर्म करने के लिए कि दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत, ठीक है। अब एडिशनल प्रोसीजर क्या होंगे इसके बारे में स्टैंडर्ड नहीं बताता। क्यों नहीं बताता भला? ये केस टू केस वेरी करता है। जो भी केस होगा, लीगल केस है उसका कुछ और होगा, फिक्स एसेट्स का है उसका कुछ और, बिल्कुल। फिर कहता है फर्ज कीजिए 2 सोर्सेस से आपको एविडेंस मिला, अब आपने सोच के बताना जवाब, एक मैनेजमेंट से, सीएफओ से, एक लॉयर से, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, आपने क्या करना है, परफॉर्म करके रिजॉल्व। एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करके पता चला सीएफओ की बात ठीक थी, लॉयर की गलत थी, तो ठीक है, कहानी यहीं खत्म हो गई, इसको बात को आगे नहीं बढ़ाना। लेकिन अगर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने से पता चला लॉयर ठीक था, सीएफओ गलत है, तो बात यहां पे खत्म नहीं हुई, कहानी को आगे बढ़ाना है। कोई स्टूडेंट बता सकता है यहां पे कहानी को क्यों आगे बढ़ा रहा है स्टैंडर्ड? हाँ शाबाश, क्योंकि सीएफओ ने हमें अगर गलत कोई स्टेटमेंट दी है, इसकी 2 रीजन होंगी, या तो जानबूझ के दी है या अनजाने में दी है। अगर तो अनजाने में दी है तो फिर कॉम्पिटेंस उसकी डाउटफुल है, उससे भी रिस्क बढ़ेगा,
रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ एरर। और अगर जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दिया है, रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो चूंकि रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट में दोनों चीजें आ जाती है, एरर और फ्रॉड, इसलिए इन एनी केस अगर मैनेजमेंट का एविडेंस गलत साबित हो जाए, अनरिलायबल साबित हो जाए, यानी जब डाउट्स थे हमने वेरिफिकेशन की, उस वेरिफिकेशन में मैनेजमेंट गलत साबित हो जाए, तो फिर हम सिर्फ अब उस ये काम है सिर्फ उस एरिया तक। अब हमने फिर सिर्फ उस एरिया तक नहीं रहना, बाकी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इफेक्ट देखना, यानी हमारा जनरल जो रिस्क है वो बढ़ जाए। क्योंकि वो सीएफओ ने हमें, भाई एक बंदे ने हमें सेल्स में झूठ बोला, परचेजिंग में नहीं बोल सकता, इन्वेंट्री में नहीं बोल सकता, तो हम सोचेंगे यार एक जगह का एविडेंस उसने हमें गलत दिया है, तो दूसरे भी डाउटफुल होंगे, उन्होंने शायद गलत दिया। एग्जैक्टली ये रिक्वायरमेंट समझ आ गई, लॉजिकल है। आगे चलते हैं। दूसरा, अगर क्लाइंट हमें कोई इंफॉर्मेशन दे, इफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी इज यूज्ड बाय ऑडिटर, इफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी इज यूज्ड बाय, कोई स्टूडेंट जो मुझे एग्जांपल बता सके कि हम क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन या हम यूज करते हैं अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने में, या चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। हमने क्लाइंट के नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड की फिगर यूज की, हमने क्लाइंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की फिगर यूज की। बताइए ये इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है ना कि उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं। ये इंफॉर्मेशन हम नॉर्मली यूज करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए कि पर मंथ सैलरी को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई करेंगे, हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स की फिगर आ जाएगी। हम ये फिगर यूज करते हैं क्लाइंट से। क्लाइंट ने हमें फिगर दी, उसको हम अपने ऑडिट प्रोसीजर के लिए यूज कर रहे हैं, एज इट इज यूज कर ले, क्या करें, चेक करें, शाबाश, उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को चेक। क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसका ठीक होना जरूरी है। अगर वो इंफॉर्मेशन ही गलत होगी तो उसकी बेस पे जो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो भी गलत है, वो भी गलत है। इसी तरह की बात हमने पढ़ी थी ना कि अगर, हाँ जी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कि अगर जब मैं बता रहा था वेरिफिकेशन कितने एरियाज की करनी है, कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, 5, लेकिन असल में प्रैक्टिकली हम 3 की करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी 2 ऑलरेडी पहले वाली 3 इंफॉर्मेशन से निकलती है। तो पहले वाली अगर इंफॉर्मेशन ठीक है तो कैश फ्लो भी ऑटोमेटिकली ठीक होगी, वेरीफाइड होगी, और अगर वो गलत है, ये, हाँ बिल्कुल, शाबाश, ये क्या काम हम 100% करेंगे सैम्पलिंग बेस पे, सैम्पलिंग बेस पे, ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट जी, इसमें नहीं, हाँ ये असल में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया चेक नहीं कर रहे। इनका क्वेश्चन ये है कि सर इसमें आपने सिर्फ एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक किया, बाकी की असर्शन को क्यों नहीं चेक किया। इसलिए कि वो असर्शन जो होती है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए होती है। ये आप किस चीज को, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया वेरीफाई कर रहे हैं? ये तो क्लाइंट की प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन को हम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और चूंकि ये जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया नहीं है, सेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एरिया। सेल्स को वेरीफाई करेंगे फिर सारी सेशन वेरीफाई करेंगे, लेकिन जो क्लाइंट ने हमें नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की इंफॉर्मेशन दी है, इसको हमने यूज करना है, तो उसकी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस को चेक करेंगे। हाँ, वो जब हम चेक कर देखिए एक्यूरेसी में हम ये चीजें चेक कर लेंगे। रेलिवेंस तो जाहिर हमने देख ली होगी ना, अगर सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, क्लाइंट ने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डाटा दे दिया है, वो तो हम उससे कहेंगे भाई ये रेलिवेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है वो, हाँ जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। एक फर्क, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है और ये आगे चल के पूरा चैप्टर बनेगा, कंसेप्ट इस चैप्टर की बेस बना रहा हूं। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, कंसेप्ट ये है मेरा, जो कि आज से 20 साल पहले हुआ करता था, कि अगर मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट के वर्क को यूज किया है। अब यहां पे मेरा पहला सवाल ये है, एक्सपर्ट कौन होता है? और एक्सपर्ट अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड के अलावा किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को हम एक्सपर्ट कहते हैं। अकाउंटिंग और ऑडिट की एक्सपर्ट जो होता है वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ऑडिटर है। वो इंजीनियर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है, वो वैल्यूअर हो सकता है प्रॉपर्टी में। बिल्कुल ठीक है, हमें पता चल गया एक्सपर्ट क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा, एक्सपर्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? अपने काम में मैनेजमेंट को एक्सपर्ट, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कुछ ऐसी स्किल की जरूरत है जो मैनेजमेंट के पास नहीं है। जैसे लॉयर केस लड़ना, मैनेजमेंट के पास नहीं स्किल, उन्होंने किसी को एंगेज कर लिया। रिवैल्यूएशन, IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है,
लेकिन उनके पास कोई वैल्यूअर नहीं है, हम किसी को एंगेज कर। तो ये आप एग्री करते हैं कि समटाइम्स मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए किसी एक्सपर्ट के इनपुट लेती है, उसकी सर्विसेज एक्वायर की जाती है, एग्रीड। वो उसका जो भी काम है उसकी रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को देता है। पहले क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते थे, ऑडिटर अकाउंटिंग और ऑडिट का फील्ड है ना, अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड का एक्सपर्ट है, किसी और फील्ड का एक्सपर्ट तो नहीं है। तो अगर उसे किसी और फील्ड के एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल वैल्यूअर की रिपोर्ट मिलती है, तो वो चूंकि वैल्यूअर नहीं है इसलिए चेक नहीं कर सकता कि ये रिपोर्ट ठीक है कि गलत है, वो आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट कर ले। हाँ, एक काम करे कि ये देख ले, एक्सपर्ट को वैल्यूएट कर ले कि एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट, कैपेबल है कि नहीं, मार्केट में उसकी अच्छी रेपुटेशन, बैकग्राउंड वगैरह होना। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ ये चेक कर ले। पहले क्या रिक्वायरमेंट होती थी 25 साल पहले कि एक्सपर्ट, हाँ ये कहा जाता था ऑडिटर चूंकि एक्सपर्ट नहीं है इसीलिए वो रिवैल्यूअर की रिपोर्ट को चेक नहीं कर सकता ठीक है कि गलत है, वो रिपोर्ट को चेक ना करे, वैल्यूअर को चेक कर ले। वैल्यूअर की कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक कर ले, इंडिपेंडेंस। क्लियर? अच्छा, लेकिन आज से 25 साल पहले के जो बच्चे थे उन्हें तेज नहीं थे, उन्हें कंप्यूटर भी तो चलाना नहीं आता था, हालांकि उस वक्त कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर चलाना तो नहीं आता था, मोबाइल चलाना तो नहीं आता था। अब तो देखिए आता है, अब तो बात हमें वो फंक्शन नहीं पता होते जो बच्चे निकाल लेते हैं बटन दबा दबा के। भाई ऐसे ही है ना, आज से 25 साल पहले जो एवरेज 5 साल के बच्चे के पास नॉलेज था आज के साथ कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो मैं एक रिसर्च पढ़ा था, वो कह रहे थे आज से 50 साल पहले जो ऑन एवरेज दिमागी मरीज होता था ना, उसका जो स्ट्रेस लेवल होता था आज ये कॉलेज स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल उसके बराबर है। ठीक है, हाँ वो देखिए ये जब डेवलपमेंट होती है ना, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं इसी तरह। तो जिस तरह आज से 20-25 साल पहले जो एवरेज स्टूडेंट का नॉलेज था आज एग्री करते हैं उससे ज्यादा है, उसी तरह उन्होंने कहा आज से 25 साल पहले जो ऑडिटर का नॉलेज था, एक्सपीरियंस, आज उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल है। आज अगर आप कोई स्किल सीखना चाहे ना, आप कोई भी नई स्किल सीखना चाहे, आपको पता है कि एवरेज कितना टाइम लगता है? 20 घंटे। किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए 20 घंटे कंसेक्टिव नहीं, ये 1-2 घंटे के इंटरवल के साथ बात, 20 घंटे दे दे, आप उस स्किल को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, कोई भी स्किल हो। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अब हम, और फिर इसके बाद कुछ फ्रॉड भी सामने आना शुरू हो गए। जैसे जब एक्सपर्ट हायर किया जाता था तब इंडिपेंडेंट होता था, लेकिन अपॉइंट करने के बाद मैनेजमेंट उसे ब्रीफ केस उसके हवाले कर देती थी और वो अपनी मर्जी की रिपोर्ट दे देता, मैनेजमेंट की मर्जी की रिपोर्ट दे दिया कर। स्टैंडर्ड ने कहा भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, फिर उन्होंने कहा नहीं स्टैंडर्ड को रिवाइज करें, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएं। अब इसीलिए अब याद रखें, अब जब कभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करती है ना, हमारी एक नहीं 2 जिम्मेदारियां होती हैं। क्या भला? एक एक्सपर्ट को भी चेक करना है, वो पुरानी वही है, और दूसरा उसकी वर्क को, उसके काम को, उसकी रिपोर्ट को, उसकी स्टैंडर्ड ने जनरल वर्ड यूज किया एक्सपर्ट्स वर्क, लेकिन असल में ये क्या है? एक्सपर्ट की रिपोर्ट, उसको भी चेक करो। अच्छा, अब कि वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। अच्छा, अब यहां पे ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे चेक करेंगे? हम उसकी फील्ड के एक्सपर्ट हो नहीं है, हम तो अकाउंटिंग ऑडिट एक्सपर्ट है, हम कैसे चेक करेंगे? ये अगले चैप्टर में सिखाना, सारी चीजें इसी चैप्टर में। देखिए असल में ना ये सारी चीजें मैं लिंक जानबूझ के लफ्ज बोलता हूं ताकि आपको पता चले ये बेस है, इसका एडवांस कंसेप्ट, इससे आगे आना है। ठीक है, जब हमारा 50% शुरू का होता है ना सेशन, उसमें मैं यही बोल रहा हूँ आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, फिर एंड में हाँ ये पहले पढ़ा था ना, अब आ गया ये। तो एग्री करते हैं ये दोनों काम करने चाहिए हमें। अच्छा, अब लेकिन एक्सपर्ट के चेक करने के लिए कि एप्रोप्रिएट है कि नहीं, सीखना भी पड़ेगा। तो क्या सीए छोड़ के हम इंजीनियरिंग कोर्स करना शुरू कर दें? नहीं, 20 घंटे लगाने हैं बस। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्टेन करनी है, और एक दफा सीख ली तो आपको पता है अगले क्लाइंट पे दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है, तो वही यूज होगी। इसीलिए हाँ, ये काम प्रैक्टिकली, भाई आप इंजीनियर के आप YouTube पे चले जाएं, दुनिया की कोई भी स्किल सीखनी हो ना, YouTube पे वीडियो मौजूद है, आप आजमा के देख लें। नहीं 30 दिन में चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नहीं फार्मूला नहीं। चलिए 5 चलिए। अच्छा, ये समझ आ गया आपको 3 पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट किस लिए? तीसरे की वजह से। तीसरा काम, तीसरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है, वरना असल में स्टैंडर्ड ने तो यही 2 कहा हुआ है, एक्सपर्ट को, इसमें उस एक्सपर्ट को चेक कर रहे हैं और इसमें उसके काम को चेक कर रहे हैं। ठीक है,
क्लियर जी? ये था हमारा आज का लेक्चर, खत्म। चैप्टर 3 खत्म। नहीं छुट्टी नहीं, एक चीज आप भूल रहे हैं, पास पेपर हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया सिवाय पहले लेक्चर के, है ना? नहीं ना, पूरा हफ्ता जाया किया। तो आज पूरा हफ्ता जो है वो कारआमद साबित होने लगा। हाँ जी, आपके पास 3 मिनट हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, पढ़ सकते हैं पढ़ लें। 3 मिनट के बाद क्वेश्चन आंसर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें आपको पता है किताब खोलने की, नोट्स देखने की इजाजत नहीं है, वो सिर्फ आपके माइंड में जो कुछ है आप सिर्फ उसी को यूज करेंगे। 3 मिनट है, पढ़ लीजिए इसको, पॉज कीजिएगा जी। अब बुक्स वगैरह क्लोज कर दीजिए, नोट्स वगैरह बंद, अटेंटिव हो जाए। सामने क्वेश्चन आ रहा है, पहले ब्रीफली एक्सप्लेन। अच्छा, जिससे पूछूंगा वो जवाब दे, बाकी के स्टूडेंट से सिर्फ सुनना है, एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 मेथड्स फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। 12 मार्क के साथ क्वेश्चन है जी। आप बताइए मेरे भाई, कौन कौन से है मेथड्स फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस? 6 पूछ रहा है। असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 6 मेथड कैसे पूरे करेंगे? 6 जी। अब इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलिब्रेशन। एक मिनट है, एग्जाम में मुझे बताइए सिर्फ लिस्ट देंगे कि एक्सप्लेनेशन भी? एक्सप्लेनेशन भी। आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या एग्जांपल्स भी होंगे? अच्छा, कितनी कितनी एग्जांपल देनी है? एक एक तो लाजमी दे, हो सके तो 2 दे दे, वरना एक तो नहीं, सारी का टाइम शायद ना हो, 2 भी दे दे तो काफी मोर देन। इसमें कोई और इशू? कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें मेथड्स फॉर कलेक्टिंग एविडेंस पता चल गया आपको किसका जिक्र कर रहा है? फेजेस की बात नहीं कर रहा मेथड। और अगर इससे क्लियर ना भी हो तो भी 6 से पता चल जाता है हमें, ठीक है? हाँ, 7 है तो 6 चीजें और ही कोई नहीं है। रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव, ये 6 थोड़ी है। हाँ जी जी। हाँ देखिए, एक्सप्लेनेशन अगर ज्यादा लग रही है आपको जो मौजूद, आप उसको शॉर्ट कर ले। देखिए, शॉर्ट करने में ये नहीं करना कि 3 मेथड पूरे बता दें, बल्कि क्या करना है, 6 मेथड शॉर्ट करके बता दें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ISA 5, ये स्टैंडर्ड का नंबर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लिस्ट डाउन वेरियस प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस, प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ एन ऑडिटर वुड परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स। जी मेरे भाई आप बताइए, रिकैलकुलेशन 2 एग्जांपल्स बता सकते हैं? सेल इनवॉइस की रिकैलकुलेशन, परचेज की रिकैलकुलेशन, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में प्रॉफिट की रिकैलकुलेशन, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। किस रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करेंगे? सेल इनवॉइस की इंस्पेक्शन और गुड डिस्पैच नोट। शाबाश। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, फिजिकली कौन सा एसेट? फिक्स एसेट। और दूसरी एग्जांपल इन्वेंट्री। इसके अलावा लीगल टाइटल तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। ये एसेट्स में फिजिकली कैश, कैश, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, इन 3 में फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाएगी। एनालिटिकल रिव्यू, अच्छा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल प्रोसीजर थोड़ा सा एग्जाम में आपको होता है, नाम थोड़ा सा कोशिश करके चेंज कर देता है, मतलब वही है जी बिल्कुल। अच्छा, इसके क्या प्रोसीजर है? कंपेयर करना सेल्स के साथ और इन्वेस्टिगेट करना। हाँ जी प्लस, बिल्कुल ठीक है, सेल्स के साथ कंपेयर, और इसके बाद फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ भी वो वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर आप इनकम स्टेटमेंट के किसी भी इस साल के आइटम को प्रीवियस ईयर के आइटम के साथ कंपेयर करते हैं कि इस साल एक्सपेंस इतना था, पिछले साल इतना था, फर्क क्यों है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, कंपैरिजन वाला। हाँ जी बिल्कुल। प्लॉजिबल रिलेशनशिप वाला स्टूडेंट को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को सेल प्राइस के साथ कैसे मल्टी, ये कैसे एनालिटिकल प्रोसीजर है, लेकिन पिछले साल के साथ कंपेयर करना ये आसानी से आप कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं। दोनों एग्जांपल कंपैरिजन की भी दे सकते हैं और एक कंपैरिजन की और एक एनालिटिकल वो प्लॉजिबल रिलेशनशिप की भी दे सकते हैं। 6, यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कडी वर्ल्ड, कोई क्लाइंट का नाम है, सॉरी रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द अबव प्रोसीजर एक्सप्लेन इट्स यूज इन गैदरिंग ऑडिट एविडेंस। यूज का मतलब इसको कैसे यूज किया जाता है, यानी डेफिनेशन पूछ रहा है कि कैसे यूज किया जाता है, और डिस्क्राइब वन एग्जांपल, वो हम कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें टाइम लगाने की जरूरत तो नहीं है। डेफिनेशन रिप्रोडक्शन, चलिए मूव ऑन होते हैं जी। अब कह रहा है लिस्ट डाउन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज रेफर्ड अबव, एज रेफर्ड ऊपर पढ़ना पड़ेगा, शाबाश। द ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा, अगर आपको ये लाइन भी समझ आ गई ना, तो इसका मतलब है आपका कंसेप्ट बिल्ड हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है वो तो हम बड़े, अगर आपको इसकी स्टेटमेंट भी समझ आ जाए ना, तो ये भी किसी ना किसी कंसेप्ट क्लैरिटी की इंडिकेशन है। तो आप जरा देखिए स्टेटमेंट समझ आ रही है कि नहीं।
कह रहा है ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एजर्शन लेवल। यानी इन शॉर्ट क्या कह रहा है, ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा रिस्क असेस करने के लिए एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट assertion level. List down risk assessment procedure. Inquiry, observation, inspection, narrative. सिर्फ लिस्ट का एक्सप्लेनेशन भी लिस्ट। अच्छा सातों के सातों ना लिख दूं? रिक्वायर्ड 4 है, स्टैंडर्ड हम भी 4 ही देंगे बस, बाकी के 3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ये बिल्ड किया कि कोई भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रिक्वायर्ड 4 है तो हम वही 4 लिखें। 3 किधर है? 4 3 इनको। अच्छा ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन मेरा हाल है एक में ही कवर, लेकिन वो है 4 बंदे। ऑब्जर्वेशन लेता है, इंस्पेक्शन लेता है। क्वेश्चन 8 रिक्वायरमेंट, मुझे याद आ गया। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा मैं पहले ऊपर पढ़ के फिर आंसर करूंगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है जैसे ये ऊपर उसने बस स्टोरी बनाई है, ये नीचे क्वेश्चन रटे वाले पूछा है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का 1 मिनट कोई नहीं, जिससे पूछूंगा वो जो भाई एंड पे बैठे हैं 3रे नंबर पे, आप बताइए मेरे भाई। अच्छा मैं 1 मिनट है, जरा आंखें बंद करें अपने, 1 मिनट। ये आपको पता चल रहा है कि मैंने आपको हाईलाइट किया? पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ, खेल नहीं रहा, पूछ रहा हूँ वैसे। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये इस्तेमाल करने से नुकसानदेह है। नहीं नजरों आंखों के लिए नुकसानदेह हो। हाँ ठीक है, इसको नहीं करते मेरे भाई आप। हाँ अगर कोई नहीं देखेगा फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। नहीं आंख में भाई जी मेरे भाई आप बताइए पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? इनाम मिलेगा आपको। शाबाश, कंसेप्ट बिल्कुल ठीक बता दिया। एंटिटी और इसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना और उससे फिर रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट एजर्शन लेवल आइडेंटिफाई, बिल्कुल ठीक। फिर आउटलाइन द सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर कैन यूज एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सोर्सेज ऑफ एविडेंस आपको एक लेक्चर, अच्छा ये लिखा नहीं हुआ कहीं, लेकिन एक लेक्चर के दौरान मैं बताया था कि ऑडिटर डिफरेंट सोर्सेज से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, हैं? अच्छा अब इसमें कोई एक एग्जांपल बता दे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। इंक्वायरी रिस्क प्रोसीजर है ना। कोई स्टूडेंट जो बताए कि किससे इंक्वायरी करेंगे, किस सोर्स से और क्या है? सीईओ से, सीएफ और एक्सटर्नल। अच्छा सीएफओ से क्या इंक्वायरी करेंगे? एक मिनट कि फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं भाई? इंक्वायरी स्पेसिफिक होनी चाहिए, जनरल नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सैलरीज कब देते हैं? हाँ ठीक है आगे चल। नहीं वो सबने मिल मिला के जवाब दिया ना, ये समझ आ गया। सोर्स ऑडिट है। आप कोई एक एग्जांपल पकड़ लें, उसका सोर्स बता दे। सोर्स से मुराद के किस किस बंदे से एविडेंस लेंगे, किस किस डिपार्टमेंट से एविडेंस, सोर्स से मुराद ये है। सीईओ से सेग्रीगेशन, ठीक आगे चलते हैं। डेटा से कंफर्मेशन ले रहे हो, कंफर्मेशन वो इंक्वायरी में नहीं आता, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में नहीं आएगा, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में नहीं आएगा। हाँ जी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इंक्वायरी नहीं है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिस्क असेसमेंट नहीं है। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन कौन सा प्रोसीजर है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हाथ उठा के अगर जवाब दिया करे ना तो फिर प्राइज मिला करेगा। नहीं अब टाइम नहीं। क्वेश्चन है स्टेट द एम ऑफ ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। 1 मिनट जी, थोड़ा ना एग्जाम की लैंग्वेज भी यूज करें। चलें ऐसा सीखने के बता दें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ताकि देख सके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसको कहता है टू चेक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का है, 1 मिनट है, फाइनेंशियल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। शाबाश, आधा बताया आधा नहीं। भाई आप लड़ना शुरू कर देंगे, भाई बांट देंगे भाई। चले आगे चलते हैं, इसीलिए हमें नाम नहीं मिलना इनको। इन रिस्पेक्ट ऑफ, आगे चलते हैं। इन रिस्पेक्ट, अच्छा ये जो बताएगा हाथ उठा के 150 रुपए ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ योर अटेंडेंस एट क्लाइंट्स इन्वेंटरी काउंट,
स्टेट वन टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड वन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। नहीं हाथ उठा के जी, एक मिनट हरे। ऑब्जर्वेशन क्या है पहले बताए, एग्जांपल किसके भाई, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है ना, पहले बताए किसकी एग्जांपल दे रहे हैं। वो इन्वेंट्री की तो है ही है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की क्या एग्जांपल, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंस्पेक्शन। शाबाश, यानी अगर क्लाइंट का स्टाफ स्टॉक काउंट कर रहा है और हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं सही कर रहा है कि नहीं, टेस्ट ऑफ, और अगर हम खुद भी सैंपल बेस पे काउंट करना शुरू कर दें तो ये इंस्पेक्शन यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन जाएगा। ठीक है जी जी। 7 प्रोसीजर पढ़े हमने जी जी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और जो उसके मेन उसके लिए मिक्स हो रहे हैं, तो लाइक जब से टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए ऑब्जर्वेशन उसके लिए भी यूज हो गया। फिर हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सर ये एनालिटिकल प्रोसीजर तो हमने पढ़ा था, ठीक है 7 टाइप्स में, फिर हम इसे रिस्क असेसमेंट में भी पढ़ रहे हैं और इसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी पढ़ रहे हैं, और इसी तरह इंस्पेक्शन है वो हमने पढ़ा साथ प्रोसीजर में, उसे भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के एग्जांपल में भी पढ़ रहे हैं। और अभी आपने कहा कि इंस्पेक्शन तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। तो देखिए कंसेप्ट आपने क्लियर रखना है क्या, पहले हमने टाइप्स ऑफ प्रोसीजर पढ़े, फिर हमने पर्पसेस या फेजेस पढ़े, हैं वही 7 प्रोसीजर। आप चाहे तो उन 7 को रिस्क असेसमेंट में यूज कर ले, चाहे उन्हीं 7 को टेस्ट ऑफ कंट्रोल में कर ले, चाहे उन्हीं 7 को सब्सटेंटिव प्रोसीजर में यूज कर, आपकी अपनी जजमेंट है। लेकिन कुछ प्रोसीजर स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे ये लाजमी करने हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट में 4 उसने कहा लाजमी करना। तो अगर वो अगर इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन रिस्क असेसमेंट में यूज हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव में यूज नहीं हो सकता, वहां पे भी हो सकता है। जी जी मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो ये देख रहे हैं कि आप इन्वेंट्री में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये चेक कर रहे हैं प्रोसीजर में कि वो कैमरे लगे हुए हैं कि या फिर इन्वेंट्री की जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि नहीं, वो प्रोसीजर तो नहीं पूछ रहे, वही सब ऑब्जर्वेशन तो वही है, तो वही है। हाँ इंस्पेक्शन या इंक्वायरी बता रहा हूं। नहीं हाँ, इन्होंने ये कहा कि सर ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने बताया है जो, तो इन्होंने सिर्फ एक कह दिया ऑब्जर्वेशन, तो वो इन्होंने जनरल वर्ड बोला बिल्कुल, लेकिन इन्हें ना असल में स्पेसिफिकली करना चाहिए था, यानी ये बोलना चाहिए था ऑडिटर शैल ऑब्जर्व वेदर क्लाइंट स्टाफ आर काउंटिंग इन्वेंटरी एज पर इंस्ट्रक्शंस। असल में टेस्ट ऑफ कंट्रोल यही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपके समझ में आया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि इन्होंने मेन हेडिंग बता दी और मैंने प्रोसीजर भी ऑफिशियली सिखाया नहीं है, तो इसलिए मैंने इनके जवाब को ठीक मान लिया। इसी तरह जब एग्जाम में असल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर है ना, उसमें आप ये लिखेंगे ना इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंटरी, वो नंबर नहीं देगा, लिखना पड़ेगा ऑडिटर शैल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ इन्वेंटरी फ्रॉम वेयरहाउस एंड इंस्पेक्ट वेदर इट फिजिकली एग्जिस्ट, तो पूरा सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे फिर नंबर देगा। लेकिन अभी चूंकि मैंने ऑफिशियली आपको ये चीज सिखाई ही नहीं, इसलिए अगर आप सिर्फ हेडिंग भी मुझे बता रहे हैं कि सर इंस्पेक्शन करेंगे उसकी, मैं कहा ठीक है। डेटर्स में क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, मैं कहूंगा ठीक, अभी तक ठीक है, वरना एग्जाम के लिए जब आपको तैयारी करवाऊंगा ना प्रोसीजर की, तो उसमें ये लिखा होगा ऑडिटर शैल सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ डेटर्स फ्रॉम लिस्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड सेंड लेटर टू कंफर्म बैलेंसेस एज ऑन ईयर एंड। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस फॉर्म है, लेकिन अभी नहीं सिखाया, इसलिए सिर्फ कंसेप्ट चेक कर रहा हूं। आपकी बात ठीक है, असूली तौर पे वो इसी तरह कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में होना चाहिए। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अच्छा, ऊपर डेफिनेशन दे रहा है, ये वो जो भी क्वेश्चन का बैकग्राउंड सेट कर रहा है, पढ़ते हैं। ऑडिटर शैल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ, ये तो वही पहले वाली आगे। ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। कौन स्टूडेंट डेफिनेशन बताएगा पूरी याद करके जी। Risk of material statement level affect the financial statement level previously and previously एक मिनट हरे अच्छा चले आगे चले and affect production level at and affect production level potentially affect many assertions। नहीं आप बताएं। This characteristic statement level refers to the risk that affect financial statement progressively and potentially and potentially चले कोई बात नहीं, ये ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बता दे, फिर 2 वर्ड हैं, एक है परसुएसिव, दोनों ऑडिट में यूज होते हैं। एक है परवेसिव, परसुएसिव और परवेसिव। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की डेफिनेशन में कौन सा लफ्ज यूज है, परवेसिव वाला, शाबाश। और परसुएसिव वाला कहां यूज हुआ है, इनहेरेंट लिमिटेशन में, शाबाश। मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन
यहाँ पे परसुएसिव का लफ्ज लिखे गलत हो जाए, परवेसिव। शाबाश भैया, क्लियर हो गया। अच्छा उसने ये पूछा हुआ है, मुझे ये बताओ कि रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल क्या होता है, कि ये पूछा हुआ है, बताओ एड्रेस कैसे होता है, क्या होता है, यही पूछा। क्या इसके एग्जांपल भी लिखेंगे? 4 नंबर का है। बिल्कुल बिल्कुल लिख देनी चाहिए। शाबाश शाबाश। एग्जांपल बताएं फिर। रिस्क ऑफ फ्रॉड, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी। ठीक है ठीक है, ओके ओके, गोइंग कंसर्न भी हो गया, आगे चले। Enumerate the possible overall response to address the assessed risk of material misstatement at financial statement level. इसमें अगर किसी ने 4 बताए तो 50 रुपए इनाम, अगर 8 बताए तो 100 रुपए इनाम, क्योंकि ये कंसेप्ट अहम है, ये आगे चल के भी यूज होता है। कंसेप्ट क्या है? ओवरऑल रिस्पॉन्स टू एड्रेस रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। कौन पहले हाथ उठाइए? 1 2 3 4, चलिए। यूजिंग एक्सपर्ट, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मटीरियलिटी लेवल कम करेंगे कि ज्यादा? मटीरियलिटी लेवल कम, चले। बेनिफिट ऑफ, क्योंकि पहले सही बताया था मैंने ड्राइव की। अच्छा आगे। इंक्रीज सुपरविजन, शाबाश, चले 50 हो गए। अच्छा अब आपने कोई से 3 बता दे, लेकिन इनके वाले नहीं बताने, इनके वाले नहीं बताने। विजय, इंक्रीज ऑडिट प्रोसीजर, बस इतना। वो तो नॉर्मली रिस्क में भी करते हैं। नहीं 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 नहीं, इंक्रीज ऑडिट प्रोसीजर एट ईयर एंड था। चले ये ठीक मान लिया, फर्ज कीजिए, आगे बताएं। आगे, क्योंकि मुझे पता है बाकी के भी नहीं बता रहे। कॉन्फिडेंस, मैंने अपनी रिस्क असेसमेंट कर लिया। रिस्क असेसमेंट जी बताइए। जी जी आप बता दें। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन्होंने नहीं बताया था, इंक्रीज करते। ठीक है, और एक और ऑडिट प्रोसीजर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, लेकिन इन्होंने बताते। और एक और बताए, ये एंड पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये बता दिए। चले ठीक है, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आगे चले। अच्छा अब वो क्या कहता है? कहता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर टेस्ट टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिस्ट टू जनरल टाइप्स ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। बिल्कुल ठीक। आगे चले। कैन एन आइटम इग्नोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ए मटेरियल अकाउंट बैलेंस इफ रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल आर सेड टू बी वेरी स्ट्रांग? इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, शाबाश, बिकॉज एवरी इंटरनल कंट्रोल है सम लिमिटेशन, देयरफॉर अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ओमिट नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओमिट नहीं कर। भाई पक्की बात है ना। 3 प्रोसीजर है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इनमें से कौन से 2 प्रोसीजर रिक्वायर्ड है? रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ सब्सटेंटिव। रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव, ये आपने हर एरिया पे परफॉर्म करने हैं। सेल्स हो, परचेज हो, डेटर्स हो, फिक्स है, हर एरिया पे रिस्क असेसमेंट भी लाजमी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी लाजमी, लेकिन टेस्ट ऑफ कंट्रोल लाजमी नहीं है। हाँ, जहां पे कंट्रोल स्ट्रांग हो वहां पे करें, वरना नहीं। चलिए, ये कंसेप्ट अहम था, कंसेप्ट अहम था। आगे चलिए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अच्छा, डेफिनेशन में हमने एग्जांपल दी हुई है? नहीं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन वाला की डेफिनेशन तो है, एग्जांपल्स है। रिस्क असेसमेंट सब्सटेंटिव भी है। अगर अभी एग्जांपल समझ आ गई ठीक, वरना अगर अभी आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एग्जांपल समझ नहीं आ रही ना, फर्ज कीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम। हाँ, वो पूरा चैप्टर आएगा, पूरा बिल्कुल मर्जी है आपकी। ब्रीफली डिस्क्राइब असर्शन यूज्ड बाय आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, काउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। जी बताइए, कौन कौन हाथ उठाए पहले? 1 2 3 4 5। जी अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस की असर्शन बोल गए। 1 मिनट आप। कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन। हो गई सारी? चले ये ले क्लासेस। इधर से कौन सा, इधर कौन सा? क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन बता दें। अच्छा आपने देखना कि गलत तो नहीं आ गई, ये तो नहीं कि अकाउंट बैलेंस की आ गई। अच्छा, कंप्लीटनेस, अकरेंस नहीं था,
अच्छा मैं अकाउंट बैलेंस को सामने रखे सुन, एक मिनट है, ठीक है, ठीक नहीं ठीक है। क्लास ऑफ ट्रांस दोबारा से, कंप्लीटनेस, अकरेंस, कट ऑफ, प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन। चलो ठीक है कोई बात, चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 4 assertion relevant to accounts payable at year end। एक मिनट है, आइडेंटिफाई भी करनी है, एक्सप्लेन भी करना है। हाँ तो बताओ ना। अच्छा एक मिनट है, कंप्लीटनेस को डिफाइन कर दें। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि जितने भी ईयर एंड पे हमारे डेटर्स पड़े अकाउंट में, यहाँ पे पेएबल था, आपने डेटर की एग्जांपल दे दी। एक मिनट है रे भाई, मौका देना चाहिए कि नहीं? चल आगे चल, जो टोटल इनको दे रहा है वो देखने के बाद रिकॉर्ड किया कि नहीं। ठीक है, कंप्लीटनेस आ गई, एग्जिस्टेंस आ गई। एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि कोई वो रिकॉर्ड ना किया, वो तो कंप्लीटनेस है, खुदा का हुक्म। रिकॉर्ड किया हुआ एग्जिस्ट करता है कि नहीं? नहीं अब नहीं। चले बाकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा आपको अगले क्वेश्चन में मौका देते हैं अब। Use of audit method called directional testing means that certain items are tested primarily for understatement and others for overstatement. When this method is adopted, state whether the following are tested for understatement or overstatement। आपने भाई बताते जाना है। डायरेक्शनल टेस्टिंग में एसेट्स को अंडरस्टेटमेंट के लिए कि ओवरस्टेटमेंट के लिए? ओवरस्टेटमेंट। लायबिलिटीज को, इनकम, एक मिनट, इनकम को अंडरस्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर, शाबाश बिल्कुल ठीक। डेबिट आइटम्स को ओवरस्टेटमेंट के लिए, क्रेडिट को अंडरस्टेटमेंट के लिए। चलिए जी, आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।